जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एसएसटीएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ का एग्जाम 2 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई, जिनका भी पेपर 2 तारीख को है, 3 तारीख को है, 4 तारीख को है या आगे आने वाले दिनों में जिनका भी पेपर है, वो सारे के सारे स्टूडेंट इस क्लास को लास्ट तक देख लेना। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। और मेरे भाई, सभी स्टूडेंट को ये कमेंट करना है कि आपका पेपर कौन सी डेट को है और किस शिफ्ट में लगा हुआ है। 2 को है, 3 को है, 4 को है, 5 को है, कब आपका पेपर है, ये सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। सभी लोग बताओ कि अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। मोरक्को, नाइजीरिया, बेनिन या फिर सोमालिया। तो फटाफट कमेंट करो, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपसे पूछूं कि अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो आप बोलोगे वो तो नाइजीरिया है। कौन सा है मेरे भाई? नाइजीरिया है। मैं आपसे पूछूं कि सबसे अधिक आबादी वाला आपका महाद्वीप कौन सा है, सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है, तो वो है आपका मेरे भाई एशिया। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। क्योंकि मेरे भाई एशिया महाद्वीप में भारत में ये एशिया महाद्वीप आएगा, चीन भी आएगा और इनकी तो पॉपुलेशन सबसे अधिक है। तो इसका मतलब मेरे भाई अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश नाइजीरिया है और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप आपका एशिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, देखिए। बोला जा रहा है म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। यानी कि इसमें क्यात है, नायरा है या रियाल है या आपका क्रोन है। तो देखो भाई, एग्जाम की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो म्यांमार एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश है, क्योंकि म्यांमार से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखिए, अगर आपसे म्यांमार के बारे में पूछ लिया जाए तो आपसे क्या बताओगे। देखिए, अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की राजधानी का नाम अगर पूछ लिया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा। अगर इसकी राजधानी पूछी जाए तो म्यांमार की राजधानी नापीदा होती है। अगर इसका पुराना नाम पूछा जाए, क्या, अगर म्यांमार का पुराना नाम पूछा जाए तो इसका पुराना नाम, इसको हम लोग बर्मा के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? इसको हम लोग बर्मा के नाम से जानते थे। अगर हम बात करें तुमसे, क्या, कि म्यांमार को भारत से अलग कर दिया, यानी कि म्यांमार को भारत से अलग कब किया गया था, तो म्यांमार भारत से अलग हुआ था 1937 में। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूं तो जब म्यांमार से भारत से अलग में हुआ था तो उस समय हमारा मतलब वायसराय कौन था, तो वो हमारा कौन था? लिन लिथगो था। कौन सा? लिन लिथगो था। ये बात आपको कतई याद होनी चाहिए। तो म्यांमार की मुद्रा क्या, जैसे क्यात होती है, राजधानी नपीदा, पुराना नाम वर्मा और भारत से अलग 1937 और उस समय पर वायसराय कौन था? लिन लिथगो था। ये बात हमको याद होनी चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर क्लास आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा आपका नहीं लगता है। देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? संसद के संविधान से, उपराष्ट्रपति का चुनाव या संसद के सदनों की अवधि या भारत के अटॉर्नी जनरल। बताओ भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे? फटाफट कमेंट करो, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। आप में से कितने स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे? तो मेरे भाई, बात हो रही है अनुच्छेद नंबर 66 की। अब अनुच्छेद नंबर अपने आप में भी इतना इंपॉर्टेंट है और बार बार आपका एग्जाम में भी आता है। तो इसमें राइट आंसर उपराष्ट्रपति का चुनाव इस सवाल का राइट आंसर मेरे भाई हो जाएगा। ठीक है ना? तो अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं किसके बारे में, कि अटॉर्नी जनरल के बारे में, अगर मैं बात करूं अटॉर्नी जनरल के बारे में, तो अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद नंबर 76 यानी कि 76 में आपका क्या है, ये आपका महान्यायवादी यानी कि
महान्यायवादी है, जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हमारा उपराष्ट्रपति हमारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि गिरनार पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं। सभी लोग कमेंट करो मेरे भाई कि गिरनार की पहाड़ियां आपको कहां पर देखने को मिलेंगी। या आपको गुजरात में मिलेगी, उड़ीसा में, गोवा में या असम। और क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। फटाफट कमेंट करो कि गिरनार की पहाड़ियां कहां पर हैं। तो मेरे भाई देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि गिरनार पहाड़ियों की, तो एक जैसे गिरनार, जैसे गा से गिरनार और गा से गुजरात, तो इसका मतलब राइट आंसर गुजरात होगा। तो जिन्होंने राइट आंसर गुजरात दे दिया उनका सही, बाकी सबका हो जाता है गलत। अगर मैं आपसे बात करूं गुजरात के बारे में, तो गुजरात का मेरे भाई यहाँ पर गरबा लोक नृत्य आपके एग्जाम में आएगा। इसके अलावा गरबा तो आएगा, और उसके अलावा आपका आता है डांडिया, और उसके अलावा मेरे भाई आपका टिप्पणी, क्या इसके अलावा आपका टिप्पणी और लास्या, क्या लास्या। तो ये आपकी गुजरात के लोक नृत्य हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसके अलावा मोडेरा उत्सव, क्या मोडेरा उत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है, गुजरात में। और इसके अलावा पतंग महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये भी हम लोग गुजरात में मनाते हैं। ये भी बात आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है, ठीक है ना भाई। चलिए अब फटाफट आप लोग कमेंट करिए। अब देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंच रहा है। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। अब एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 90/60, 120/80, 200/130 या फिर 140/160। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बचपन से हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते आ रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट है कि बचपन से हम लोग इस सवाल को पढ़ते आ रहे हैं। छोटी छोटी क्लासों की जो विज्ञान की किताब होती हैं उसमें ये सवाल आता है 120/80। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट ये हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की। एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि खाली स्थान पानी से कम होता है। अरे भाई यहां पर देखिए, मेरे पास दो कटोरे हैं, एक कटोरा ये रहा, एक कटोरा ये रहा। इसमें हमने पानी भर दिया, इसमें हमने अल्कोहल भर दिया। क्या इसमें पानी और इसमें अल्कोहल, दोनों को यहां पर धूप में रख दो, तो सीधी सी बात है अल्कोहल जल्दी भाप बन के आपका उड़ जाएगा, और पानी आपका वैसे ही मतलब टाइम लगेगा। क्यों उड़ जाएगा, सवाल में यही तो पूछा गया है कि अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि इसका क्वथनांक जो है ये पानी से कम होता है। यानी कि इसका जो क्वथनांक होता है ये पानी से कम होता है, ठीक है ना। तो जिन्होंने आंसर दे दिया इसके क्वथनांक के बारे में उनका सही है, बाकी आप लोगों का हो चुका है गलत। तो हम लोग स्विच करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को देखिए ध्यानपूर्वक और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है कि लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसके पास में होता है। लोकसभा स्थगित करने का जो अधिकार है वो किसके पास में होता है, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। लोकसभा को स्थगित करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास में होता है, अध्यक्ष के पास में, प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, या फिर मेरे भाई आपका राष्ट्रपति। तो आप क्या बोलोगे कि सर लोकसभा को स्थगित करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास में होता है, वो राष्ट्रपति के पास में होता है। मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर के अनुच्छेद 62 में। अगर मैं आपसे बात करूं कि राष्ट्रपति की समाधान की सम्मति यानी कि शक्ति, ये किस में, अनुच्छेद नंबर 72 में, 72 में। अगर मैं आपसे बात करूं राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार यानी कि सर्वोच्च कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार, अनुच्छेद 143 में। अगर मैं आपसे बात करूं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद नंबर किस में है, ये अनुच्छेद नंबर 61 में। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त हर एक चीज आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डिटेल में मिलने वाली है और मैं आपको बता रहा हूं। तो इस बात के लिए प्लीज क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। आ जाओ मेरे भाई क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला जा रहा है, कह रहा कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं। बताओ, आपसे पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्य
अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, केवल संघ राज्य क्षेत्र की, संघ और राज्य सरकार दोनों की? तो अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? तो मेरे भाई संघ और राज्य सरकार दोनों की सेवा करते हैं, संघ और राज्य सरकार दोनों की सेवा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग स्विच आउट करते हैं। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, कह रहा कि देखिए उस हार्मोन्स का नाम क्या है जो आमाशय रस को उसके स्राव को उत्तेजित करता है? रेनिन, इंट्रोकिनस या इंट्रोऑगेस्ट्रो या फिर आपका गैस्ट्रिन? तो उस हार्मोन का नाम क्या है जो आमाशय रस को स्राव को उत्तेजित करता है? सर वो है गैस्ट्रिन। कौन सा है? वो आपका गैस्ट्रिन है। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है आर्यभट्ट और वराहमिहिर, ये आपका इसमें सुविख्यात नाम। अगर आपसे बोला जा रहा है कि चाहे आर्यभट्ट की बात कर लो या वराहमिहिर की बात कर लो, ये दोनों किस वंश के साथ संबंधित है? गुप्त वंश या फिर आपका कुषाण वंश या मौर्य वंश या आपका पाल वंश? तो यहाँ पर आर्यभट्ट और वराहमिहिर के बारे में ये आपका किससे संबंधित है? तो आर्यभट्ट आपका गणतज्ञ थे और ये आपके गुप्त वंश से संबंध रखते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ये किसके टाइम पर थे? ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर थे। किसके? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर थे। चंद्रगुप्त सेकंड वही आदमी है जिनके टाइम पर यहाँ पर फाहियान आया था, यानी कि विदेशी यात्री फाहियान आया था। अगर कभी भी आपसे पूछे कि फाहियान किसके टाइम पर आया था तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर, और इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अब किस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे संविधान के मूल ढांचे के द्वारा घोषित किया है? केशवानंद भारती मामले या गोलकनाथ मामले में या मिनर्वा मिल्स मामले में या गोपालन मामले में? तो किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे संविधान के मूल ढांचे के रूप में घोषित किया गया है? वो है आपका केशवानंद भारती केस। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हमारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा आप लोगों का। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है केशव भारती, और हो सकता है आपने आज से पहले इसके बारे में खूब पढ़ा हो। ठीक है ना? चलिए, आई होप इतनी बातें क्लियर होगी। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग का होने वाला है और इसको आप लोग ध्यान से देखिए। और मेरे भाई अब आप बताओ कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं? कितने खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल और हॉकी तो खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं? बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताओ इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई क्रिकेट नहीं खेलते, यानी कि क्रिकेट किसको दर्शाया गया? क्रिकेट में त्रिभुज को, यानी कि त्रिभुज तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब त्रिभुज तो आंसर हमारा हो ही नहीं सकता। सवाल में ये बोला कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, खेलने वाले, यानी कि क्रिकेट नहीं खेलते, मतलब ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता। अब ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो मेरे भाई आप देखोगे 13, इस 13 को देख लो, यानी कि 13 को जब देखोगे तो 13 को, यानी कि ये आपका निशान लगाओ तो ये गोले में भी आएगा और ये गोला दिखाएगा इस हॉकी को, और 13 इसमें भी आ रहा है। तो यानी कि, लेकिन यहाँ पर 13 ऑप्शन में है नहीं, यानी कि यहाँ पर देखिए, यानी कि इसमें इनमें से कोई नहीं हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि यहाँ पर आर की आय क्यू से 40% अधिक है और क्यू की आय पी से 25% अधिक है, और आर की आय पी से अधिक जो है प्रतिशत ज्यादा है। तो फटाफट आप लोग कमेंट करो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अब आपके पास में 3 आदमी हैं, एक तो पी, फिर दूसरा क्यू और फिर आपका आर। अब सवाल में बोला गया है कि पी जो क्यू की आय है वो पी की आय से 25% ज्यादा है। क्यू की आय पी की आय से 25% ज्यादा है। तो ठीक है भाई, अब मान लो पी की आय कितनी है? 100 रुपये है, तो क्यू की आय कितनी होगी? 125 रुपये हो जाएगी, क्योंकि इससे 25% ज्यादा ही तो होगी, तो 125 हो जाएगी। फिर आपसे पूछा जा रहा आर की आय क्यू की आय से 40% ज्यादा है, तो आपसे 125 से कितनी ज्यादा, यानी कि 40% ज्यादा, यानी कि 140 बटा में क्या कर दो? 100 कर दो मेरे भाई। तो यहाँ पर 25 पंचे कितना आ जाएगा? 125, और यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 100, यानी कि 4 पंचे 20, यानी कि ये आपका आ जाएगा 5 और ये 3 यानी 35, और 35 पंचे यानी 175,
यानी कि यहाँ पर P की आय तो 100 है, Q की आय 125 है और R की आय 175, तो ये आपकी 75 ज्यादा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने आंसर दे दिया, ऑप्शन नंबर सी उनका तो सही है। बाकी मेरे भाई आप सभी का हो चुका है गलत। जिन्होंने आंसर ऑप्शन सी दे दिया उनके तो हो जाते हैं मजे, बाकी आप लोगों का हो जाता है गलत। तो मान लो इसकी आय आपकी 100 थी और इसकी आय आपकी 125 हो जाएगी, क्योंकि 140 ज्यादा है, यानी कि 175 हो जाएगी, तो भाई 100 ज्यादा है, नहीं सॉरी 75 ज्यादा है। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम लोग स्विच करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में। कह रहा है कि एक कार्यालय में 108 मेजें और 132 कुर्सियां हैं। यदि 1/6 मेजें और 1/4 कुर्सियां टूट गई हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता हो तो कितने लोग कार्यालय में कार्य सकते हैं। अभी इतना इजी क्वेश्चन है कि आप सोच भी नहीं सकते। भाई देखो कितनी मेज थी, 108 मेज थी और 108 मेज आपके पास में थी, उनमें से 101 बटा यानी कि 1/6 मेज आपकी टूट गई और 1/6 मेज निकालोगे तो यहाँ पर 6 से भाग दोगे तो 6 कम 6 और ये आपका 8 संग 48 यानी कि 18, यानी कि 108 में से कितनी 18 मेज आपकी टूट गई, यानी कि 108 माइनस 18 करोगे तो ये 18 मेज आपकी टूट गई इज इक्वल टू कितना आएगा 90 आएगी। तो यानी कि आपके पास 132 कुर्सियां थी और इसके 1/4 टूट गई, तो इसका 1/4 निकालोगे, 4 का भाग देंगे, 4 तियां 12 और ये 4 तियां 12, यानी कि ये आपका 132 जो कुर्सियां थी उनमें से आपकी कितनी 132 माइनस यानी कि 33 कुर्सियां टूट गई, अब बची 99। अब आपसे बोला गया कि हर एक व्यक्ति को एक मेज चाहिए और एक कुर्सी चाहिए, तो सीधी सी बात है 90 आदमी हो जाएंगी, 9 कुर्सियां आपके पास एक्स्ट्रा बचेंगे, उसका कोई मतलब भी नहीं है और मैक्सिमम आदमी है जो कुर्सी भी ले लेंगे और मेज भी ले लेंगे। तो अरे भाई यहाँ पर 108 मेज थी और उनमें से 100 मतलब 1/6 टूट गई और यानी कि 18, यानी कि 108 में से 18 टूट गई तो आपकी 90 बची। फिर आपकी 132 कुर्सी थी, 1/4 टूट गई, 132 का 1/4 निकाला तो आपका ये आपका 33 आ जाएगा और 132 माइनस 33 करेंगे यानी कि 132 में से आपकी 33 निकल जाएंगी तो आपकी 99 बच जाएंगी। तो हर आदमी को अब एक मेज चाहिए और एक कुर्सी चाहिए, तो भाई 90 मेज और 90 कुर्सी, ये 9 कुर्सियां एक्स्ट्रा बचेंगी जो यूज नहीं है, तो 90 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर 0.63 के ऊपर बार है और 0.37 के ऊपर बार है, तो का मान बताइए। फटाफट बताओ, कितना वाहियात क्वेश्चन है जिसकी कोई हद नहीं है। अब लेकिन यहाँ पर इन सवालों को वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिनको ट्रिक पता होगी। अब जिनको ट्रिक पता है उनके लिए ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है, जिनको ट्रिक नहीं पता होगी उनके लिए ये 2 घंटे से ज्यादा क्वेश्चन है, नहीं कर पाएंगे। तो आ जाओ मेरे भाई, देखिए यहाँ पर 0.63 यहाँ पर लिखा हुआ है, 63 को तो 63 लिख दो, कोई बात नहीं है। कितनी संख्याओं के ऊपर बार, तो भाई 6 के ऊपर भी है और 3 के ऊपर भी, दोनों के ऊपर बार है, मतलब कि 2 क्या लगा दो यहाँ पर, 2 क्या लगा दो मतलब कि प्लस, यानी कि यहाँ पर 37 लिखा हुआ तो 37 को, यानी कि यहाँ पर 2 संख्याओं के बार यानी कि 3 के ऊपर भी 7 के ऊपर है, तो यहाँ पर डबल लाइन लगा दो, यानी कि 63 और 37 कितना होता है 100 होता है और 100 बटा में कितना क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा और यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने पहले बताया था जिनको ट्रिक पता होगी वो कर देंगे और जिनको ट्रिक नहीं पता होगी उस सवाल का आंसर नहीं कर पाएंगे। क्लियर होगा मेरे भाई। अब सबसे जरूरी है ट्रिक। अब जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उसके नीचे उतने 9 लग जाते हैं, उतने क्या लग जाते हैं 9 लग जाते हैं। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग स्विच आउट करते हैं। अब लो देखो आपसे क्या बोला गया, यानी कि आप देखिए यहाँ पर x अनुपात y यानी कि ये आपका 3:4 है, y अनुपात z ये आपका 3:4 है और x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3z ये किसके बराबर होगा। तो बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिए, तुमको एक चीज पता चलेगी कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, थोड़ा सा लफड़ा है। कह रहा है कि x अनुपात y, अब ये कितना है x अनुपात y है आपका 3:4, फिर बोला कि y अनुपात z ये आपका कितना है 3:4। अब ये आपकी दिक्कत क्या है, यानी कि यहाँ पर एक दिक्कत ये आपकी यहाँ पर y है लेकिन इसका मान यहाँ पर 4 है और यहाँ पर y है इसका मान 3 है। सर ये तो लफड़ा हो जाएगा। अब ऐसा करिए, इसको आप उल्टा गुणा करो। अब इसको तो गुणा करो आप, इसको किससे 3 से गुणा, और इसको गुणा करो आप इस 4 से गुणा।
अब अगर इसको हम लोग 3 से गुणा करेंगे, यानी कि देखिए ये आपका हो जाएगा 3 तिया 9 और इसको 3 से करेंगे तो 4 तिया 12। अब इसको करेंगे तो 4 तिया 12 और ये आपका 4 चक्कू 16। अब ये आपका 12 और ये आपका 16, यानी कि यहाँ पर भी y का मान 12 और यहाँ पर भी y का मान। तो आपसे पूछा गया x प्लस जेड, तो x का मान कितना है, x का मान 9 है, y का मान 12, तो x का मान कितना है 16। अब इनको सबको जोड़ो, बट्टे में कितना है, ये आपका z का मान 16, यानी कि 3z, यानी कि ये आपका 16, 16 12 28 और 28 9 कितना होता है 37। तो ये आपका हो जाएगा 32 और ये आपका 2, यानी कि 16 दूना 32, ये 37/48 राइट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल में कुछ नहीं था। अब सवाल में बोला गया था x अनुपात y, ये आपका कितना था 3:4 और y अनुपात z 3:4, लेकिन यहाँ पर x का मान कितना है 3 है और यहाँ पर y का मान 3 है, तो उल्टा गुणा करना है, 3 तिया 9 और ये आपका 12, 4 तिया 12 और 4 चक्कू 16। तो ठीक है, 9 और 12 और 16 x y और z, तो 9 12 16 इनको जोड़ दोगे तो यहाँ पर जोड़ यानी कि करना था और 3 गुणा में z का मान 16, 16 तिया 48, 37/48, बस बात खत्म। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही शानदार मालदार क्वेश्चन, और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि श्याम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर चला, वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला और इसके बाद वह पीछे मुड़ा और इस समय वह किस दिशा की ओर होगा और इस समय उसके सम्मुख कौन सी दिशा होगी। अब इतना इजी क्वेश्चन है, इससे लाजवाब क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। अब मान लो यहाँ पर श्याम है और श्याम ये किस तरफ चलना स्टार्ट किया, पूर्व की दिशा में चलना स्टार्ट किया, ये 5 किलोमीटर चला और उसके बाद ये दाईं ओर मुड़ेगा और दाईं ओर मुड़ करके ये कितना चलेगा 3 किलोमीटर चलेगा, तो 3 किलोमीटर इधर चल गया और फिर से वो दाईं मुड़ेगा और फिर वो इधर चलेगा 4 किलोमीटर। अब इसका मुख किधर की तरफ हो जाएगा, इधर। अब बोला गया कि अब वो पीछे की तरफ मुड़ेगा, यानी कि इसका मुख जो है इधर की तरफ हो जाएगा और इधर की तरफ तो आपकी फिर से पूर्व दिशा आएगी, बस बात खत्म। अरे भाई, अरे मैं बोलूं कि एक आदमी इधर को गया और फिर आपका ये इधर, एक आदमी इधर को गया फिर इधर और ये किधर, अब ये अगर पीछे मुड़ जाएगा तो इसका मुख आपका इधर हो जाएगा, तो इधर आपकी दिशा होती है पूर्व। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उन लोगों का हो जाता है सही, बाकी सबका हो जाता है गलत। तो मेरे भाई सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक करना भी फ्री और मेरे दोस्त सब्सक्राइब करना भी फ्री, दोनों चीजें आपकी फ्री होती हैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर कह रहा कि अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला को रिक्त स्थान पर क्रमवार रखने पर इसे पूरा करेगा, यानी कि अक्षरों के समूह पर इन खाली स्थान पर कौन से अक्षर को हम लोग यहाँ पर फिलअप करूं कि मेरी श्रृंखला क्या हो जाए, पूरी हो जाए, जो है अक्षर हमारे हो जाते हैं पूर्ण। अब यहाँ पर देखिए अक्षर है आपके 4, खाली स्थान है कितनी 3। अब यहाँ पर तो आप यहाँ पर थोड़ी ना कोई यहाँ पर टाइपिंग में हमारे समझते यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पर ऐसा करो, टाइपिंग मिस्टेक है तो ऐसा करो, इस क्वेश्चन को यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, अक्षर तो सब में 4 है लेकिन खाली स्थान 3 है। तो यहाँ पर आप लोग CED थे तो यहाँ पर CBD कर सकते हो, तो ACBD यानी कि ACBD, यानी कि अब यहाँ पर ACBD और यहाँ पर ये आपका खाली स्थान था और यहाँ पर आपका D, तो इस तरीके से हो जाएगा ACBD ACBD ACBD। तो पहले C भरो, फिर A भरो, फिर A भरो, फिर आपका D भरो, तो ऑप्शन नंबर C होगा, यानी कि ये आपका खाली स्थान यहाँ पर D आएगा, ये आपका गलत है, यानी कि ACBD तभी आ पाएगा। बात खत्म, ऑप्शन नंबर C। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा कि किसी कूट भाषा में गिव को कुछ इस तरीके से लिखा गया और ओवर को कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा और उसी कूट भाषा में डिस्क को कैसे लिखा जाएगा। भाई इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर शुरू में जी था और यहाँ पर लास्ट में जी लिख दिया, यहाँ पर जी था यहाँ पर लास्ट में जी लिख दिया और यहाँ पर